भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां राजा महाराजाओं का दौर साल 1947 में ही ख़त्म हो चुका है। यह बात हम और आप स्कूल की किताबों में पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की एक विधानसभा सीट है जिसका नाम है कुंडा। इस कुंडा के भीतर भारत का संविधान, पुलिस की खाकी वर्दी और अदालत के कानून सिर्फ कागजों पर चलते हैं, क्योंकि ज़मीनी हकीकत यह है कि कुंडा में आज भी केवल एक ही शख्स की हुकूमत चलती है, जिसे वहाँ के लोग दबी जुबान में और खौफ के मारे राजा साहब कहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की। एक ऐसा नेता जो पिछले 30 सालों से बिना किसी पार्टी के निर्दलीय चुनाव लड़ता है और भारी वोटों से जीत जाता है। मुख्यधारा का मीडिया अक्सर राजा भैया को एक रौबदार, संस्कारी और जनता के मददगार रॉबिन हुड के रूप में पेश करता है। टीवी इंटरव्यूज में उन्हें बड़े ही अदब से बात करते हुए दिखाया जाता है। लेकिन क्या यह राजा भैया का असली चेहरा है, या फिर इस आलीशान भदरी रियासत और माननीय विधायक के मुखौटे के पीछे उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे खूंखार, सबसे बेरहम और सबसे शातिर बाहुबली छुपा हुआ है? आज की इस बेहद तीखी और खोजी वीडियो में हम कुंडा के इस स्वयंभू राजा को पूरी तरह से एक्सपोज करेंगे। हम बात करेंगे भदरी महल के पीछे बने उस रहस्यमयी तालाब की, जिसका नाम सुनकर आज भी प्रतापगढ़ के लोगों की रूह कांप जाती है। हम पर्दा उठाएंगे उस खौफनाक पोटा कानून के सच से, जिसने इस राजा को जेल की सलाखों के पीछे भीगी बिल्ली बना दिया था। वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि लोकतंत्र के नाम पर यूपी की छाती पर एक माफिया राज कैसे फल फूल रहा है। राजा भैया का नाम जुर्म की दुनिया में सिर्फ एक नेता के तौर पर नहीं लिया जाता, बल्कि उनकी कहानियाँ किसी बॉलीवुड की थ्रिलर या हॉरर फिल्म जैसी है। प्रतापगढ़ और वेस्ट यूपी के गांवों में बच्चा बच्चा एक कहानी जानता है कि राजा भैया के भदरी महल के पीछे एक बहुत बड़ा, लगभग 600 बीघे का तालाब है। इस तालाब को लेकर क्या कहानी मशहूर है? कहानी यह है कि जो कोई भी राजा भैया के खिलाफ आवाज़ उठाता था, जो व्यापारी रंगदारी देने से मना करता था, या जो गवाह कोर्ट में उनके खिलाफ गवाही देने की हिम्मत करता था, उसे राजा भैया के गुंडे अगवा करके महल में लाते थे। और फिर राजा साहब के एक इशारे पर उस जिंदा इंसान को तालाब में भूखे मगरमच्छों के आगे फेंक दिया जाता था। मगरमच्छ उस इंसान को चीर फाड़ कर खा जाते थे, और पीछे बचती थी तो सिर्फ एक गायब इंसान की फाइल, जिस पर पुलिस कभी तफ्तीश नहीं कर पाती थी। अब राजा भैया और उनके चमचे न्यूज़ चैनलों पर आकर हंसते हुए कहते हैं कि यह सब तो सिर्फ अफवाहें हैं, विरोधियों ने हमें बदनाम करने के लिए यह कहानियां बनाई हैं। अरे राजा भैया, अगर यह सिर्फ अफवाह थी तो साल 2003 में जब उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ ने आपके भदरी महल पर छापा मारा था, तो उस तालाब से इंसानी कंकाल और हड्डियां क्यों मिली थीं? पुलिस की फाइलों में दर्ज है कि उस छापेमारी के दौरान तालाब के पानी को सुखाया गया था, और वहां से न सिर्फ मगरमच्छ मिले थे बल्कि इंसानी खोपड़ियां भी बरामद हुई थीं। यह इस बात का पुख्ता सबूत है कि राजा भैया ने अपनी रियासत में कानून का नहीं बल्कि खौफ का ऐसा सिंडिकेट खड़ा किया था, जहां उनके खिलाफ बोलने वाले का नॉमिनेशन इस धरती से मिटा दिया जाता था। यह रॉबिन हुड की छवि नहीं, यह एक बर्बर और क्रूर सामंती मानसिकता का प्रतीक है, जहां इंसान की जान की कीमत एक जानवर से भी कम समझी जाती है। उत्तर प्रदेश में एक समय ऐसा था जब राजा भैया को लगता था कि वे अजय हैं। सपा की मुलायम सिंह सरकार का हाथ उनके सिर पर था, इसलिए पुलिस उनके महल का रास्ता भूल चुकी थी। लेकिन साल 2002 में उत्तर प्रदेश की सत्ताई कमान एक ऐसी महिला के हाथ में आई जिसने राजा भैया के इस तथाकथित राजशाही घमंड को पैरे तले कुचल कर रख दिया। वो थी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी। मायावती जी ने मुख्यमंत्री बनते ही साफ कर दिया था कि यूपी में किसी भी बाहुबली या माफिया का गुंडा राज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और उनका सबसे पहला निशाना बने कुंडा के माननीय राजा भैया। नवंबर 2002 में राजा भैया को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मायावती जी सिर्फ गिरफ्तारी पर नहीं रुकी, उन्होंने राजा भैया पर आतंकवाद विरोधी सख्त कानून पोटा लगा दिया। यह वो कानून था जो खूंखार आतंकवादियों पर लगाया जाता था। जब राजा भैया के महल पर पोटा के तहत छापेमारी हुई तो वहां से क्या मिला? कोई सोने चांदी के बर्तन नहीं, बल्कि आधुनिक और अवैध हथियारों का एक पूरा डिपो मिला। वहां से एक AK-56 राइफल, विदेशी पिस्तौलें और मिलिट्री ग्रेड के कारतूस बरामद हुए। राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह को भी नजरबंद कर दिया गया, जो राजा भैया कुंडा की सड़कों पर जीप में बैठकर बड़ी बड़ी मूंछों के साथ घूमते थे।
पोटा कानून लगते ही उनकी सारी एकड़ी हवा हो गई। वे जेल की सलाखों के पीछे हफ्तों तक रोते रहे। उनके वकीलों ने अदालतों के चक्कर काटे, लेकिन मायावती जी का डंडा ऐसा था कि राजा भैया को लगभग 2 साल जेल की ठंडी फर्श पर गुजारने पड़े। यह घटना साबित करती है कि राजा भैया कोई अजय योद्धा नहीं है। वे सिर्फ तब तक शेर बनते हैं जब तक सत्ता में बैठे नेताओं का वरदहस्त उनके सिर पर होता है। जैसे ही एक निष्पक्ष और सख्त सरकार आती है, ये बाहुबली कानून के सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं। मायावती जी की सरकार जाने के बाद साल 2012 में यूपी में फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार आई और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। राजा भैया पर से कोटा कानून हटा दिया गया और उन्हें न सिर्फ जेल से रिहा किया गया बल्कि अखिलेश सरकार में जेल मंत्री बना दिया गया। क्या मजाक है, जो खुद जेल का अपराधी था उसे ही जेलों का मालिक बना दिया गया। और इसी सत्ता के नशे का सबसे खौफनाक नतीजा सामने आया 2 मार्च 2013 को, जिसे डीएसपी जिया उल हक हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। प्रतापगढ़ के बलीपुर गांव में एक विवाद हुआ था, जिसकी तफ्तीश करने के लिए एक बेहद ईमानदार और जाबाज पुलिस अफसर सीओ जिया उल हक वहां पहुंचे थे। लेकिन वहां पहले से घात लगाए बैठी एक हिंसक भीड़ ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। उन पर लाठियों और डंडों से हमला किया गया और फिर बड़ी बेरहमी से उन्हें गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। इस मर्डर केस में सबसे चौंकाने वाला नाम सामने आया राजा भैया का। शहीद डीएसपी की पत्नी परवीन आजाद ने सीधे तौर पर राजा भैया के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई। आरोप था कि जिया उल हक कुंडा में राजा भैया के अवैध बालू खनन और रंगदारी के सिंडिकेट पर नकेल कस रहे थे, इसलिए राजा भैया के इशारे पर इस ईमानदार पुलिस अफसर की सरेआम हत्या कर दी गई। इस कांड के बाद पूरे देश में इतना थू थू हुआ कि राजा भैया को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। हालांकि हमेशा की तरह गवाहों के डर जाने और सबूतों के अभाव के कारण सीबीआई ने राजा भैया को क्लीन चिट दे दी। लेकिन देश की जनता बेवकूफ नहीं है। सब जानते हैं कि कुंडा की सीमा के भीतर बिना राजा भैया की मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो फिर एक डीएसपी रैंक के अफसर की हत्या बिना उनके संरक्षण के कैसे हो सकती है? यह राजा भैया के इतिहास का वो सबसे काला और शर्मनाक पन्ना है जिसे वे अपनी पीआर रील्स के जरिए कभी नहीं छुपा सकते। आज यानी साल 2026 में राजा भैया की स्थिति क्या है? उन्होंने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक नाम से अपनी एक नई पार्टी बना ली है। वे यूट्यूब चैनलों को लंबे लंबे इंटरव्यू देते हैं जहां पत्रकार उनसे डर डर कर सवाल पूछते हैं। सोशल मीडिया पर उनके चमचे उनकी रील बनाते हैं जिसमें पीछे खलनायक या सिंघम का म्यूजिक बज रहा होता है। युवा लड़के उनकी इस अपराधी छवि को देखकर उन्हें अपना आदर्श मानने लगते हैं। लेकिन यह इस देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना है। जिस व्यक्ति पर हत्या, लूट, अपहरण और रंगदारी के दर्जनों मुकदमे दर्ज रहे हों, जो जेल की हवा खा चुका हो, वो आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बैठकर माननीय बना हुआ है। राजा भैया जैसे बाहुबलियों की वजह से ही उत्तर प्रदेश का एक पूरा इलाका दशकों तक विकास से दूर रहा। कुंडा में आज भी फैक्ट्रियां नहीं है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है। वहाँ सिर्फ एक ही चीज है और वो है राजा भैया का खौफ। राजा भैया अक्सर कहते हैं कि जनता हमें प्यार करती है इसलिए हम जीतते हैं। अरे राजा साहब, वो प्यार नहीं, वो उस खौफ का नतीजा है जो आपने पिछले 30 सालों में वहाँ के लोगों के दिलों में भरा है। जब चुनाव में कोई मजबूत विरोधी खड़ा ही नहीं होने दिया जाएगा, जब डरा धमका कर वोट लिए जाएंगे, तो जीत तो तय ही होगी। दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम इस बाहुबली कल्चर और अपराधियों के महिमा मंडन को बंद करें। राजा भैया कोई रॉबिन हुड नहीं है, वे सिर्फ एक ऐसे सामंती जमींदार हैं जिन्होंने लोकतंत्र की कमजोरी का फायदा उठाकर अपना एक पर्सनल किंगडम बना लिया है। आपको क्या लगता है, क्या राजा भैया जैसे नेताओं को राजनीति में रहने का कोई हक है? क्या सीबीआई की क्लीन चिट से उनके पाप धुल जाते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बिना डरे लिखें। इस वीडियो को उत्तर प्रदेश के हर कोने तक शेयर करें ताकि जनता इन बाहुबलियों का असली सच जान सके। वीडियो को लाइक करें और इस खोजी पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी बाहुबली के साम्राज्य को ध्वस्त करने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।